सोचकर देखिए, एक ट्रेडिंग कंपनी जो धीरे धीरे एक पूरे साम्राज्य पे राज करने लगे। सुनने में अजीब लगता है ना? पर भारत में बिल्कुल यही हुआ था। तो आज हम उसी 80 साल के लंबे और उथल-पुथल भरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे, जिसने भारत को कंपनी के शासन से निकालकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में ला दिया। और ये एक ऐसा बदलाव था जिसने हमारे देश की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब एक व्यापार करने आई कंपनी एक साम्राज्य कैसे बन गई? देखिए, ये कहानी सिर्फ कुछ कानूनों की नहीं है। ये कहानी है आज के दक्षिण एशियाई देशों की बुनियाद की। एक ऐसी कहानी जिसकी गूंज आज भी भारत के संविधान में साफ साफ सुनाई देती है। तो चलिए इन 80 सालों के सफर में हम 5 अहम पड़ावों को देखते हैं। सबसे पहले 1858 के जबरदस्त बदलाव से शुरू करेंगे, फिर डबल रूल यानी दोहरे शासन के एक बड़े ही अजीब एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। उसके बाद अगले बड़े कानून के पीछे की वजहों को जानेंगे, 1935 के विशाल सरकारी ब्लूप्रिंट का एनालिसिस करेंगे और आखिर में ये सवाल उठाएंगे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक अधूरी विरासत बनकर क्यों रह गया। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े धमाके से। जी हाँ, 1857 का विद्रोह। ये एक ऐसी घटना थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को उसकी जड़ों तक हिलाकर रख दिया था और लंदन में बैठे लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत पर अपनी पकड़ को पूरी तरह से बदलना होगा। और लंदन का जवाब क्या था? एक कानून जिसका नाम था भारत के बेहतर शासन के लिए अधिनियम। और बस एक कलम के झटके से ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग 250 साल पुराना राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। भारत, उसके सारे इलाके और उसका सारा रेवेन्यू, अब सब कुछ सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था। मतलब पूरा का पूरा पावर स्ट्रक्चर ही बदल दिया गया। कंपनी अब बस इतिहास का हिस्सा थी। गवर्नर जनरल का पद बदलकर वॉइसरॉय कर दिया गया, जो भारत में सीधे क्राउन का नुमाइंदा था। और लंदन में एक नया बहुत ही पावरफुल पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिनकी मदद के लिए 15 लोगों की एक काउंसिल भी थी। मैसेज बिल्कुल साफ था, अब से भारत पर हुकूमत सीधे साम्राज्य के दिल यानी लंदन से होगी। चलिए अब कहानी में लगभग 60 साल आगे चलते हैं। दुनिया बदल चुकी थी, पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और ब्रिटेन पर दबाव बहुत बढ़ रहा था। तो 1919 में ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसा कहा जो पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, कि वो भारत में धीरे धीरे एक जिम्मेदार सरकार की शुरुआत करेंगे। भले ही ये कागज पर था, लेकिन ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। और इसी घोषणा का नतीजा था 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसराय के नाम पर रखे गए थे। इस कानून का जो सबसे अहम और अजीब हिस्सा था, वो था एक बड़ा ही पेचीदा सिस्टम जिसे डायार्ची कहा गया। ये एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है दोहरा शासन। लेकिन सवाल यह है कि असल में ये बटी हुई ताकत काम कैसे करती थी? तो देखिए, हुआ ये कि प्रांतों के सरकारी विभागों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक तरफ थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य, जिन्हें भारतीय मंत्री चलाते थे। लेकिन दूसरी तरफ थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, यानी कि असली ताकत वाले विभाग, जैसे पुलिस और फाइनेंस। और ये विभाग सीधे ब्रिटिश गवर्नर के हाथ में ही रहे। तो एक तरह से ये सत्ता के बंटवारे का एक भ्रम था, क्योंकि असली कंट्रोल तो अभी भी अंग्रेजों के पास ही था। लेकिन रुकिए, इस एक्ट में सिर्फ डायार की ही नहीं थी। 1919 के कानून ने पहली बार 2 सदनों वाली विधायिका और सीधी चुनाव भी शुरू किए। हाँ, ये अलग बात है कि वोट देने का हक सिर्फ प्रॉपर्टी और टैक्स के आधार पर बहुत कम लोगों को मिला था। साथ ही इसने विवादित अलग निर्वाचक मंडलों का दायरा भी और बढ़ा दिया और सिविल सर्वेंट्स की भर्ती के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन की भी नींव रखी। अब जाहिर है 1919 का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो सकता था। इसने उम्मीद से ज्यादा निराशा पैदा की और इसी ने अगले बड़े कानूनी बदलाव के लिए जमीन तैयार की। एक ऐसी प्रक्रिया जो एक बहुत ही विवादित कमीशन से शुरू हुई। तो हुआ ये कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की लीडरशिप में एक कमीशन बनाया। इसका काम था भारत में संवैधानिक सुधारों के अगले कदम सुझाना। लेकिन फिर इस कमीशन का इतना जबरदस्त विरोध क्यों हुआ? वजह बिल्कुल साफ थी और सच कहें तो काफी अपमानजनक भी। इसके सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। सोचिए, एक कमीशन जो भारत के भविष्य का फैसला करने वाला था और उसमें एक भी भारतीय नहीं। नतीजा, पूरे देश में इसका बायकॉट हुआ।
इसके बावजूद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें डायरार्की को खत्म करने और ब्रिटिश भारत और रियासतों का एक संघ बनाने की सिफारिश की गई। इसके बाद तो मानो एक के बाद एक नाटकीय घटनाएं होने लगी। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, जिसने दलित वर्गों के लिए भी अलग इलेक्टोरेट बना दिया। गांधी जी ने इसे हिंदू समाज को बांटने की एक चाल समझा और जेल से ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। ये वक्त के खिलाफ एक दौड़ थी और आखिरकार कांग्रेस और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट नाम का एक समझौता हुआ, जिसने जॉइंट इलेक्टोरेट को तो बनाए रखा, लेकिन दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित कर दी। तो इन सभी बहसों, आयोगों और समझौतों का नतीजा क्या निकला? वो था ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कानून, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। और ये कोई छोटा-मोटा डॉक्यूमेंट नहीं था। अरे 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स के साथ ये उस समय तक ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया सबसे लंबा एक्ट था। इसे भारत में एक पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार की दिशा में दूसरा बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। इस अधिनियम का जो मेन प्रपोजल था वो था एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना, और इसे मुमकिन बनाने के लिए केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को 3 लिस्ट में बांटा गया: फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? बिल्कुल, यही बुनियादी ढांचा बाद में सीधे भारत के आज के संविधान में अपनाया गया। वोट देने का अधिकार भी बढ़ाया गया। अब कुल आबादी का लगभग 14% हिस्सा वोट दे सकता था। हाँ, ये यूनिवर्सल डेमोक्रेसी से तो अभी भी काफी दूर था, लेकिन 1919 के कानून के मुकाबले ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। इस एक्ट ने और भी गहरे बदलाव किए। इसने प्रांतों में नफरत बन चुकी डायरार्ची को खत्म कर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की। 1058 में बनी पुराने काउंसिल ऑफ इंडिया को भी खत्म कर दिया गया, और इसने ऐसी संस्थाएं बनाई जो आज भी भारत की नींव हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक फेडरल कोर्ट जो आज के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सीधा पूर्वज है। तो सवाल ये उठता है कि इतना डिटेल्ड और बड़ा होने के बावजूद ये एक्ट अपनी पूरी क्षमता तक क्यों नहीं पहुंच पाया? इसकी विरासत अधूरी क्यों रह गई? इसकी सबसे बड़ी वजह बहुत सीधी थी। इस एक्ट का जो दिल था, यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन, वो कभी हकीकत बन ही नहीं पाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो रियासतें थीं वो इसमें शामिल होने के लिए कभी राजी ही नहीं हुई, और ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना एक अधूरा सपना बनकर रह गई। और आखिर में ये बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि समझौतों, प्रयोगों और अधूरे सपनों से भरे इस 80 साल के सफर ने आखिर आधुनिक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के डीएनए को कैसे आकार दिया? देखिए, शासक तो चले गए, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया प्रशासनिक और संवैधानिक ढांचा आज भी जिंदा है। ये नियंत्रण और रियायत की एक ऐसी विरासत है जो आज भी इस पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती है।